हेलो। आज हमारी फंडामेंटल की सेकंड क्लास है। तो हमने इससे पहले क्या डिस्कस किया था, एक बार रीजन कर लेते हैं ना। लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था हमने हमने बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा था। बैलेंस शीट में हमने देखा था स्टैंड अलोन स्टेटमेंट, और हमने देखी थी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट। ये दो स्टेटमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था। हमने बोला था कि अगर केवल स्टैंड अलोन की बैलेंस शीट को ही आप देखोगे तो केवल सब्सिडरी कंपनी के बारे में आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। सारे डेप्ट नहीं दिख पाएंगे, सारे फिगर जितने नंबर है उतने सारे नहीं दिख पाएंगे। लेकिन अगर आप कंसोलिडेट स्टेटमेंट की तरफ मूव करोगे, वहाँ आपको सब्सिडरी कंपनी के सारे नंबर जो इंक्लूड रहते हैं वो दिख जाएंगे, और ओवरऑल जो स्टेटमेंट है वो कंपनी की दिख जाएगी, जितनी भी सब्सिडरी कंपनी है सबकी। फिर हमने डिस्कस किया था, पहला पॉइंट तो हमारा ये था। सेकंड पॉइंट हमारा था शेयर होल्डिंग के बारे में, राइट। शेयर होल्डर में हमने तीन पैरामीटर को डिस्कस किया था। एक था हमारा होल्डिंग। होल्डिंग में हमने बोला था कि अगर आप FII और DI की होल्डिंग को देखते हो, अगर उनकी होल्डिंग 25 to 30% है किसी कंपनी के अंदर, उस स्टॉक को आप शॉर्टलिस्ट कर लीजिए। उस स्टॉक में आप अपने अदर पैरामीटर को देखिए, सही लगता है तो बाई कर सकते हैं ना। फिर था प्लेज के बारे में। हमने बोला था आपको, अगर कोई कंपनी अपने शेयर को गिरवी रख के लोन ले रही है तो उस कंपनी से दूर रहिए, ठीक है। ये डिस्कस किया था। फिर हमने तीसरा बोला था एक बिजनेस, राइट। फैमिली बिजनेस कंपनी के अगर आप स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करते हैं तो थोड़ा केयरफुल हो जाइए, ठीक है। उनको फॉलो अप करते रहिए, ठीक है। एक चीज़ हमने बताई थी बल्क डील के बारे में। अगर प्रमोटर अपने शेयर को बल्क में खरीद रहा है वो तो ठीक है, कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन है। लेकिन अगर वो बल्क में बेच रहा है तो सावधान, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया था शेयर कैपिटल रिजर्व के बारे में, है ना। जितना बड़ा रेशियो होगा दोनों में उतना ही अच्छा होगा कंपनी के लिए। और अगर आपने उस शेयर को शॉर्टलिस्ट किया है अपने लिए तो आपके लिए भी ठीक है। फिर हम आज डिस्कस करेंगे P&L अकाउंट के बारे में, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में। जब हम P&L स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस कर लेंगे, हमने बैलेंस शीट के बारे में तो कर लिया है, उसके बाद हम रेशियो को देखेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे स्टॉक को एनालाइज करने में, स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करने में, ठीक है। इससे आज आपको कुछ पैरामीटर मिल जाएंगे जिससे आप स्टॉक को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं। बैलेंस शीट हो गया था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, है। तो इसमें भी देखो दो टाइप की स्टेटमेंट है, एक है आपकी कंसोलिडेटेड है, एक है स्टैंड अलोन है। दोनों के बारे में कल हमने बात करी थी, वैसा इसमें भी होता है, ठीक है। P&L स्टेटमेंट को इनकम स्टेटमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। P&L स्टेटमेंट हमेशा एक पर्टिकुलर पीरियड के होते हैं। ये क्वार्टरली हर 3 महीने में अपना रिजल्ट देते हैं, ईयरली भी देते हैं, और बाकी हर 3 महीनों में इनका रिजल्ट आता रहता है, जो आप NSE और BSE की वेबसाइट में देख सकते हैं। अदरवाइज आप screener.in या फिर moneybee.control या अदर वेबसाइट जो भी हैं वहाँ पे आपको क्वार्टरली रिजल्ट दिख जाएंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक को बाई करते हैं, तो आपको ये फॉलो अप करते रहना चाहिए। क्वार्टरली रिजल्ट हर कंपनी के जो जो आपके पोर्टफोलियो में है उनके आपको देखने चाहिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं P&L के बारे में। देखो सबसे पहले आ गया सेल्स क्या हुई, एक कोर बिजनेस से जो सेल हो रही है कंपनी की वो यहाँ पर आती है, ठीक है। जो बिजनेस का, जो कंपनी का मेन बिजनेस है, ठीक है। जैसे कि अभी 2022 की चल रही है, एक यहाँ TTM लिखा है, ठीक है। TTM का मतलब होता है ट्रेलिंग 12 मंथ, लास्ट 12 महीने की जो सेल है वो यहाँ आप दिखेगी। यहाँ तो आपको ईयरली बेस पे दिखेगी। ईयरली बेस मतलब कि 30 क्या बोलते हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है, वो दिखेगी आपका। इंडिया में ये जो फाइनेंशियल ईयर होता है ये होता है ना 1 अप्रैल to 31 मार्च, है ना। और TTM में आप देखोगे तो ये लास्ट 12 मंथ की आपको दिख जाएगी, 12 मंथ की, ठीक है। फिर एक्सपेंसेस कंपनी के, ठीक है। एक्सपेंस खोलेंगे तो इसमें जितने भी कंपनी के एक्सपेंसेस हुए हैं, मटेरियल कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट सब आ जाएगा। फिर ऑपरेटिंग
प्रॉफिट जो आपका बना हुआ है यहाँ पे। फिर अदर इनकम, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कल डिस्कस किया था हमने। डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू वेयर एंड टेयर। हमने एक एग्जांपल लिया था एक गाड़ी का। अगर अगर आपने एक गाड़ी खरीदी है 6 लाख की, धीरे धीरे उसके रेट कम होते जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है, उसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स लगने के बाद ये, फिर आपका नेट प्रॉफिट निकल जाता है। ठीक है, फिर है आपका ईपीएस। ईपीएस क्या होता है? अर्निंग पर शेयर, कितना शेयर हर शेयर पर कमाया गया, यह है अर्निंग पर शेयर। ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअली में नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द शेयर। चलो हम यहाँ कैलकुलेट करके देख लेते हैं ईपीएस को, है ना। आपका नेट प्रॉफिट कितना है? 66,387 है ना। यहाँ लिख लेते हैं हम 66,387 है आपका। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर से। ये आपका क्या हुआ? नेट प्रॉफिट जो आया है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? पैट भी कहते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो इसको देख लेते हैं। आपका नंबर ऑफ शेयर हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे ना। देखो, मार्केट कैपिटल। मार्केट कैपिटल क्या होती है आपको पता है ना, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट में समझा रखा है। करंट प्राइस चल रहा है इसका 2667। इसको से डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ द शेयर कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है, करके देख लेते हैं। 1804,305 डिवाइडेड बाई 2667 667। ठीक है, जो करंट अभी शेयर हैं वो कितने हैं? 667 करोड़ रुपए। नेट प्रॉफिट कितना था? 66,387। कितना आ रहा आपका? 99.53। ठीक है, ये आपकी अभी करंट ईपीएस आ रही है। यार देखो, ईपीएस 99.49 है। ठीक है, तो यही होती है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। उसके बाद डिविडेंड पे आउट है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो ये सारा था आपका पीएनएल अकाउंट। ठीक है, मान लो हमारी सेल है 100 रुपीज़। पहले हमने सेल पढ़ी थी, 100 रुपये सेल हुआ। फिर हमने अपने एक्सपेंसेस पढ़े थे। सपोज करो 30 हमारा एक्सपेंसेस हो गया, तो ये क्या आया हमारा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया? 70 आया। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया आपका 70। इसको हम कहेंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन। ठीक है, ये आपका हो गया इबट्टा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही हमारा इबट्टा होता है। ठीक है, सेल्स के बाद कितनी हमारी सेल हुई? 100। कितना खर्चा हुआ हमारा? 30। जो हमारा बचा हुआ हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचा। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? इबट्टा कहेंगे। उसके बाद हमने क्या देखा था? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन माइनस कर लेते हैं इसमें से हमारा जैसे 10। ठीक है, डेप्रिसिएशन चले गया। अब हमारा क्या बचेगा? कितनी वैल्यू बचेगी? 60। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा? एबिट हो गया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। ठीक है, फिर हमने इंटरेस्ट लगाया। मान लो 20 हमारा इंटरेस्ट है। जितना ज़्यादा डेप्ट होगा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। ठीक है, कितना बचा? 40। ये हो गया हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है,
फिर अर्निंग बिफोर टैक्स के बाद हमने टैक्स लगाया 30% अपना 12, ये हमारा कितना आया 28, 28 हमारा क्या आ गया पैट एट, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो इसी को कहते हैं पैट, जो हमारा लास्ट में आया। सबसे पहले सेल, फिर एक्सपेंसेस, फिर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसी को हम क्या कहते हैं इबट्टा, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया 60 आ गया, ये हमारा क्या आया एबिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर हमने इंटरेस्ट माइनस किया, फिर अब हमारे पास क्या आया अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है 40, उसके बाद हमने टैक्स माइनस किया 30%, फिर हमारा आया लास्ट में पैट आ गया, ठीक है। यही है आपका पीएनएल। हमारा अगला टॉपिक है लेवरेज रेशियो। तो मैंने कुछ रेशियो रखे हैं आपके लिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, थोड़े थोड़े हैं, क्योंकि वैसे तो अगर आप जाओगे फंडामेंटल में तो बहुत सारे रेशियो हैं यार, लेकिन अगर आप ज़्यादा ही मतलब एनालाइज करने लग जाओगे, इतने सारे रेशियो को देखने लग जाओगे तो बहुत कन्फ्यूजन होती है। मैंने केवल वही कॉमन रेशियो को पकड़ा है जो मतलब हर कोई करता है, कोई भी अगर एनालाइज करता है तो इन रेशियो को लेके ही चलता है, कॉमन से रेशियो है। सबसे पहले हम बात करेंगे लेवरेज रेशियो के बारे में, ठीक है। लेवरेज रेशियो से ये मालूम चलेगा कि कंपनी कितनी लेवरेज है, ठीक है, क्या कंपनी मार्केट में टिकी रहेगी, क्या कहीं बैंक करप्ट तो नहीं हो जाएगी, है ना, क्या ये कंपनी की डिफॉल्ट तो नहीं कर देगी। तो थोड़ा ये सब चीज़ें हम एनालाइज कर सकते हैं अगर हम इन रेशियो को जान ले तो, है ना, जैसे कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, करंट रेशियो है, इंटरेस्ट रेट कवरेज रेशियो है, एक एक करके तीनों डिस्कस करेंगे। कंपनी को चलाने के लिए एक तो कंपनी के पास खुद का पैसा होता है जो हम भी देते हैं शेयर बाई करके, एज ए शेयर होल्डर हम भी कंपनी को पैसा दे रहे हैं। कंपनी बाहर से भी पैसा उठा रही है, डेब्ट उठाती है, लोन उठाती है, ठीक है। कंपनी को ग्रो करना है तो यार हर कंपनी मोस्टली डेब्ट तो लेती ही है, बिना डेब्ट के तो मुश्किल ही है एक अच्छी कंपनी ग्रो करने के लिए ना। लेकिन डेब्ट तो ले रही है, डेब्ट एक लिमिट तक ही सही रहता है ना। अगर कंपनी प्रॉफिट बना रही है तब तो सही है, चलो ठीक है, प्रॉफिट बना रही है डेब्ट ले सकती है। अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही है तो, और कंपनी डेब्ट लेते चली जा रही है, तो कंपनी के लिए एक बहुत बुरा ही है ना, क्योंकि क्या होगा, डेब्ट बढ़ता रहेगा, ठीक है, और एक दिन कंपनी नीलाम हो जाएगी, है ना। तो इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि कंपनी ने कितना उधार लिया है, कितनी डेब्ट लेकर ये कंपनी को चला रहे हैं, है ना। तो यही रेशियो है पहला, डेब्ट टू इक्विटी, मतलब कंपनी का खुद का कितना है और कंपनी ने उधार कितना लिया है? इसको लायबिलिटी वर्सेस इक्विटी रेशियो भी बोलते हैं। यहाँ हम क्या देखेंगे कि खुद के लगाए रुपए से कंपनी ने कितने गुना लोन लिया हुआ है ना। अगर किसी कंपनी ने बहुत लोन लिया है तो अपनी इक्विटी के कंपेयर में तो वो सही नहीं है ना। जैसे यार एक एग्जांपल मान लेते हैं कि देखो, अगर किसी कंपनी ने डेब्ट लिया है आपका 1000 करोड़, ठीक है, और उस कंपनी की इक्विटी है 2000 करोड़, ये तो सही है, 1000 का डेब्ट ले रही है, ठीक है, लेकिन इक्विटी है उसकी 2000 करोड़, चलेगा, इतना उसके पास फंड है, इतना पैसा है, इतना ले सकती है, ठीक है। लेकिन मान लो अगर कंपनी की डेब्ट है 2000 करोड़ और इक्विटी है मान लो 900 करोड़, कितना बड़ा अंतर है। तो अगर ऐसी कंडीशन है ना कंपनी की तो सही नहीं है। अगर डेब्ट इतना लिया है, इक्विटी इतनी ली है, चलेगा, एक सही है। लेकिन अगर इतना बड़ा रेशियो आ रहा है, ठीक है, 2:1 जा रहा है, 1:1 चलेगा,
ठीक है, 1:1.5 भी चलेगा, ठीक है। लेकिन 2 तक अगर आ गया है, डेप्ट इक्विटी के डबल जा रहा है, डबल से ऊपर जा रहा है, तो वो सही नहीं है, ठीक है। तो डेप्ट इक्विटी कैसे चेक करोगे आप? बैलेंस शीट में जाओगे, देखो बैलेंस शीट में चलते हैं। देखो कंपनी ने कितना 3,19,115 का लोन लिया है, एक लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। और रिजर्व में कितनी है? 7,72,000, मतलब अच्छा है, ठीक है। इसके पास कंपनी के पास अपनी इक्विटी अच्छी है, लोन कम है, चलेगा। अगर लोन ज़्यादा होता और इक्विटी कम होती तो प्रॉब्लम होती, ठीक है। रिजर्व ही इक्विटी होती है, शेयर कैपिटल, और इसको इक्विटी कहते हैं, अदर इक्विटी भी कहते हैं, ठीक। तो इसका रेशियो कितना आएगा? जैसे आप अगर कैलकुलेट करते हो, आपकी लाइबिलिटी कितनी है? 319,158, ठीक है। इसको डिवाइड कर लोगे 772,720, मतलब 0.41 रेशियो आ रहा है, ऐसे भी कम रेशियो आ रहा है, एक से भी कम, बहुत बढ़िया है, ठीक है। लेकिन अगर इसका रेशियो ज़्यादा होता तो 2:3:1 होता, 4:1 होता, वो सही नहीं होता कंपनी के। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे चलो हम पीयर्स में कंपैरिजन में जाके चेक कर लेते हैं अदर कंपनियों से, ठीक है। देखो यहाँ डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का, रिलायंस का कितना है? 0.41, जो हमने निकाला था, हमारे भी इतना आया था ना, 0.41, ठीक है। बाकी कंपनियों को देखो, IOCL का देखो 0.9, BPCL का देखो 1.25, ठीक है, 1.24 तक चलेगा, नहीं 1.71 भी चलेगा। ये देखो MRPL का 2.96, CPCL का 2.16, अपने कैपिटल से डबल का लोन लेके बैठेंगे कंपनी। तो अगर आप किसी कंपनी में देखते हो कि डेप्ट ज़्यादा है, तो उस कंपनी को शॉर्टलिस्ट मत करो, ठीक हो। एक ये बहुत बड़ा पैरामीटर है, डेप्ट हमेशा कंपनी का कम होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा डेप्ट बढ़ेगा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो भी है, उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट कम होगा कंपनी का, डिविडेंड भी नहीं कम आएगा, बाकी ग्रोथ भी नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये तो हो गया पहला रेशियो, ठीक है। डेप्ट कैसे निकालते हैं समझ गए ना। करंट रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अगर कंपनी ने लोन लिया है, मान लो 1,000 करोड़ का, ठीक है, कंपनी ने क्या लिया है? डेप्ट लिया है 1,000 करोड़ का, कंपनी डेप्ट लेके बैठी है, ठीक है। और एसेट्स बना रही है कंपनी 400 करोड़ रुपए बना रही है, क्या बताओ सही है? 1,000 का डेप्ट ले रही है, डेप्ट के हमें देने के लिए तो लिया नहीं है ना कंपनी ने, ठीक है। डेप्ट से प्रॉफिट तो निकाल नहीं रही है, डेप्ट से इसीलिए लिया जाता है बिजनेस को ग्रो करने के लिए ना। 1,000 का लोन लेके केवल 400 का एसेट बना रही है, क्या सही है ये? बिल्कुल गलत है, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी डेप्ट लेती है 400 का और एसेट्स बनाती है आपके 1,000 के, ये सही है? ये सही है, और ये गलत है, ठीक है। अगर कंपनी ने 400 करोड़ का लोन लिया है और 1,000 के एसेट्स बना रही है खुद, तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम लोन लेके अच्छे एसेट दिखा रहे हैं, अच्छा है, ठीक है। अगर रेशियो बिलो देन 1:1 होगा, मतलब करंट एसेट अगर लोअर होगा करंट लायबिलिटी से, वो डेंजर है, ठीक है। हमेशा जो एसेट्स होते हैं ना, करंट एसेट्स, ये ज़्यादा होने चाहिए डेप्ट के कंपेयर में, ठीक है, करंट डेप्ट के कंपेयर में। ये हमेशा 2 होने चाहिए और ये हमेशा 1 होने चाहिए, इतना तो एक आइडियल रेशियो होना ही चाहिए क्या। तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी भी आपको कहाँ दिखेंगी? बैलेंस शीट में ही दिखेगी, ठीक है।
देखिए अदर लायबिलिटी आपकी इतनी है, अदर एसिड्स इतने हैं, ठीक है, डिवाइड कर लेना है। अब हम रेशियो चेक कर लेते हैं यहाँ को, तो आपको इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आजकल सब दिया हुआ है, ठीक है। अदर वेबसाइट में भी जाएंगे, वहाँ भी आपको पेयर से कंपेयर करोगे, आप रेशियो अपने आप आ जाएंगे सारे। देखो करंट रेशियो अपने आप आ गया। रिलायंस का रेशियो कितना है, 0.77 है, ठीक है। इसका 0. करंट रेशियो सबके सही है। अगर एसिड्स क्या होंगे, कम होंगे और डेप्ट ज़्यादा होगा तो वो सही नहीं है। फिर अगला है इंटरेस्ट रेट कवर रेशियो। इसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में ICR भी कहते हैं, ICR। तो इंटरेस्ट रेट कवरेज रेशियो से हमको ये मालूम चलता है कि कंपनी जो लोन लेती है, क्या वो अपना इंटरेस्ट पे कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। लोन तो ले रही है, लोन ले रही है कंपनी, और वो जो इंटरेस्ट आ रहा है, जितना भी लोन ले रही है, अगर बढ़ते ही चले जा रहा है, प्रॉफिट नहीं कमा रहे, तो वो इंटरेस्ट भी पे कर पा रही है, नहीं कर पा रही है कंपनी। ये हम यहाँ देखते हैं। इसमें हमको ये भी मालूम चल जाता है कि जो कंपनी का ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है, वो इंटरेस्ट से कितने टाइम बढ़ के आया हुआ है। वो हमेशा बढ़ के आना चाहिए। जितना ज़्यादा होगा, जितना बड़ा होगा, उतना अच्छी बात है, ठीक है। तो इसका रेशियो अगर 1:4, 1:5, जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है, ठीक है। तो ICR का जो फॉर्मूला होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को EBITDA भी कहते हैं, बताया था ना, अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स, EBIT, सॉरी नॉट EBITDA। जैसे कि मान लो आप क्या बोलते हैं, ICR अगर हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट कवरेज अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप मान लो, चलो कंपनी ने कमाया 500 करोड़ रुपए, इंटरेस्ट पे किया 100, कितना आया, 5, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। अगर कंपनी 2 से 3 एक्सेप्टेबल तब है जब आपके बाकी जो पैरामीटर हैं वो कंपनी के सही दिखा रहे हैं, तो नहीं तो 4 to 5, 5 to 6, जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है, जितना ज़्यादा होगा। तो ये सब थे आपके लेवरेज रेशियो। इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं ना एक बार, इंटरेस्ट उसमें जाके, ठीक है। क्या फॉर्मूला था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या चल रहा है अभी इस टाइम पे, मानो 110,592, ठीक है, और इंटरेस्ट कितना है, 14,584, अच्छा है, ठीक है। कितना देख लेते हैं, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। वैसे आपको रेशियो में दिख जाएगी सारी चीज़ें। 110,5 7.5 अच्छा है रेशियो, ठीक है। 3 से कम नहीं होना चाहिए, चलेगा 7.5। ईयर्स में जाके चेक कर लेते हैं। देखो ये है आपका, ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 7.1 है, हमारे भी 7.1 निकला ना, ठीक है। ये देखो माइनस में भी है 4 पॉइंट, दूर रहो ऐसी कंपनियों से, ठीक है। डेब्ट भी इसका 1.17 था, 2 नेगेटिव, मतलब अगर ये है तो फिर डेब्ट भी नेगेटिव मान के चलो। इसका अच्छा है 13.77, लेकिन देखो इसका डेप्थ कितना है, मतलब एक पैरामीटर हम डिसाइड नहीं कर सकते ना। तो अगर आपने सपोज करो 10 पैरामीटर बनाए, 10 पैरामीटर में से अगर आपके 8 पैरामीटर सही हो रहे हैं ना, तब उस स्टॉक को शॉर्ट लिस्ट करो। तो ये सारे क्या थे, हमारे लेवरेज रेशियो थे जितने हमने डिस्कस किए ये तीनों, ठीक है। डेप्ट इक्विटी रेशियो, करंट रेशियो, ठीक है,
और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इनको देखकर मालूम चल सकता है कि लंबे टाइम तक कंपनी टिकी रहेगी नहीं टिकेगी। क्यों? क्योंकि कितना लोन लिया है, ठीक है, उसकी इक्विटी के कंपेयर में, क्योंकि कितनी करंट एसेट और कितनी करंट लाइबिलिटी है। करंट एसेट अगर ज़्यादा है करंट लाइबिलिटी से तो अच्छी बात है ना। और कंपनी अपने इंटरेस्ट का कितना गुना कमा रही है, ठीक है, ये भी हमें पता चल जा रहा है ना। अगर ये सब नहीं होगा तो कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है, ठीक है, लोन ज़्यादा हो जाएगा, बेकार है कंपनी के लिए। इंटरेस्ट ज़्यादा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम है, वो ख़राब है। करंट एसेट्स कम है, करंट लाइबिलिटी ज़्यादा है, वो ख़राब है।